वीडियो में 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य में बोनालू उत्सव ये मनाया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो बोनालू ये एक पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने यानी कि जून जुलाई के महीने में पड़ता है। इस बोनालू उत्सव को 2014 में जब तेलंगाना बना था उस समय के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे राज्य उत्सव घोषित किया था। तो देखो आपका एक प्रश्न तो यहीं से रेडी हो गया कि किस वर्ष इसे राज्य उत्सव घोषित किया गया था। तो 2014 में। ये एक हिंदू उत्सव है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और हर साल मानसून आगमन के साथ ही इसे मनाया जाता है। बोनम का मतलब होता है भोजन जो कि देवी को भेंट किया जाता है। तो याद रखना बोनालू उत्सव कहां पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। कुछ और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव बताने वाला हूं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं या आपकी करंट अफेयर्स में बने रहे थे अभी। जैसे कि बताइए धानु यात्रा पर्व, इसका संबंध किस राज्य से है? प्रश्न आएगा तो क्या आंसर करोगे? उड़ीसा से है। उसी तरह से नुआखाई त्योहार, इसका संबंध भी उड़ीसा से है। बाली यात्रा महोत्सव ये भी मनाया जाता है उड़ीसा में। अच्छा, खीर भवानी मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। खर्ची पूजा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसका संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। बाकी त्रिपुरा से एक और आपने नाम सुना होगा, लाई हराओबा त्योहार, ये भी मनाया जाता है त्रिपुरा में। और बताइए चपचार कुट महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? तो मिजोरम में। बाकी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश में होता है लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है नागालैंड में। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी अंबुबाची मेला आप जानते हो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है जो कि है असम में। गुड़ी पड़वा नव वर्ष के आरंभ के मौके पर इसको मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और एक नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया जाता है कहां पे? मध्य प्रदेश में। एक फगली महोत्सव भी होता है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक उत्तराखंड से भी आप याद रखो फूल देई महोत्सव, ये होता है उत्तराखंड में। एक अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अब यहां से ध्यान रखने वाली बात है, अगर सिर्फ पूछा जाए पोंगल महोत्सव कहां मनाया जाता है तो तमिलनाडु में, लेकिन पूछा जाए अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है तो केरल आंसर करना। उसी तरह से केरल का एक और त्योहार आप याद रखें, मक्कर विलक्कू त्योहार, जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। कहां पे? केरल में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैंने आपको एक साथ बताए जो कि आपके करंट अफेयर्स में बने हुए थे और अक्सर कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है। मॉन्क फ्रूट ये अपने गुणों के लिए नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, मतलब काफी मीठा फल होता है, ये शक्कर से भी ज्यादा मीठा होता है ये। और इसको मॉन्क फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू किया था। अच्छा चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दो। गुजरात ने, आपको याद होगा, ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसका नाम बदल के क्या कर दिया था? याद है क्या आपको? क्या कर दिया था? कमलम कर दिया था, कमलम। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार हींग की खेती ये कहां पे शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। चलिए आप तो ये बताइए भारत और यूएसए के बीच में इसी साल एक वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। देखो यूएसए के साथ इस साल अभी तक हमने दो ही एक्सरसाइज की है, एक तो ये हो गया वज्र प्रहार, एक युद्ध अभ्यास हो गया। युद्ध अभ्यास हमने राजस्थान में किया है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा फिर भी हिमाचल प्रदेश ही। एलपीजी से भी देखो एक प्रश्न बनता है साइंस का। एलपीजी जो होती है उसमें मुख्य रूप से आपको मिलेगी प्रोपेन और ब्यूटेन। और एक क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि इसमें जो स्मेल आती है जब एलपीजी गैस लीक होती है आपके घर में सिलेंडर में, तो एक गंदी सी स्मेल आती है, वो किस चीज की होती है या उसके लिए क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो गोवा बना। अभी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी गोवा ही है। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हो रही है, तो आप मैप, ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश।
देखो इसकी दो कैपिटल आपको मिल जाएगी, समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं, गवर्नर नए बन गए, याद रखना क्या नाम है गवर्नर का, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कैसे याद करा था, जल्दी कर, अर्लेकर। पहले कौन थे, बंडारू दत्तात्रेय थे, वो अभी कहाँ चले गए, हरियाणा में चले गए। और आप में से अगर कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको याद दिला दूं, अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने थे, उसके अलावा नए कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बने थे। उन दोनों का ट्रिकी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया और दोनों की क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो उनकी। तो दोनों वीडियो का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा याद रखना रोहतांग सुरंग ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जिसका नाम अटल जी के नाम पर रख दिया गया, अटल टनल। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग है, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। उसकी लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। अच्छा, देश का पहला स्की पार्क ये कहाँ पे बनेगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अभी आयुष घर द्वार नाम से एक योजना है, कार्यक्रम है, वो भी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश में ही पर्वत धारा योजना शुरू की गई है, तो ये ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस स्टेशन कर दिया गया, तो आंसर होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, अभी उसका नाम फाइनली बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और याद रखना ये देश का पहला रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम संस्कृत में लिखा होगा। मतलब जो रेलवे स्टेशन में आपने पीले कलर का बोर्ड देखा है जहां पे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है, वहां पे आपने नाम हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में भी आपको लिखा दिखेगा। तो ये प्रश्न देखो इस तरह से भी मोल्ड होके आ सकता है कि देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम संस्कृत में लिखा होगा, तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अच्छा देखिए, बात नाम चेंज की है तो कुछ मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया था। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया था। उसी तरह से इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रामबाग किया गया था। इलाहाबाद छिवकी का नाम बदलकर प्रयागराज छिवकी किया गया था। और एक प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज संयम किया गया था। उसी तरह से राजस्थान का जोधपुर का जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेशनगर किया गया था। अभी उत्तर प्रदेश का ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया था। अभी उत्तर प्रदेश का एक अयोध्या एयरपोर्ट भी है, उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट स्टेशन के साथ अभी कुछ ट्रेनों के भी नाम बदले गए थे, जैसे कि बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम बदल करके पंचगंगा एक्सप्रेस किया गया था। और उसी तरह से कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक प्रश्न बनता है आपका करंट अफेयर्स का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है कि उनके जन्मदिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आप बताओ कौन सा डे हो गया, या उनका जन्मदिन कब होता है, या यूं बता दो कि पराक्रम दिवस हम कब मना रहे हैं। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनता है, बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको याद है हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप करा गया था। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप करा गया था। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके, जो कि उड़ीसा में है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप करा गया था। बाकी कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदल दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। तो ये सारे मैंने एक साथ बता दिए जो भी करंट अफेयर्स में जो भी नाम चेंज हुए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी भारत के पहले पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार का भी निधन हो गया, क्या नाम था उनका? उनका नाम था दानिश सिद्दीकी। एक्चुअली में अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उसे कवर कर रहे थे ये दानिश सिद्दीकी, और उसी दौरान फायरिंग में इनका निधन हो गया है। आप जानते हो पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार को,
और 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर जीतने वाले दानिश और अदनान आबिदी ये पहले भारतीय थे। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के हालातों को उजागर करने के लिए ये पुरस्कार जीता था। अच्छा, पुलित्जर से ही अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, उन भारतीय का नाम है मेघा राजगोपालन। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिला इन्हें। वैसे भारतीय पत्रकार का जनक किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को, और इन्हें ही ब्रह्म समाज का संस्थापक कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, बंगदूत और मिरात उल अखबार ये सब इन्हीं के थे। बाकी देखो, श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक एमडी सीईओ बने। मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो इनके नाम में आंसर छिपा है। एम से मंगू, पी से पटेल, एमपी मध्य प्रदेश के गवर्नर बने ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए अभी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किसान सारथी। तो अभी सरकार ने किसान सारथी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया है ताकि किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी दी जा सके। अभी आपको बता दूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के 93वें स्थापना दिवस 93rd स्थापना दिवस के मौके पर अभी जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सीधी सलाह ले सकेंगे, सीधी बात कर सकेंगे। तो इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना किसान सारथी है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण शुरू कर दिया? तो आंसर होगा सिंगापुर ने। तो अभी सिंगापुर ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्मों में से एक को शुरू कर दिया है। ये जो है 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो NTPC है वो भारत का सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण करेगा। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में, जिसकी कैपेसिटी होगी 4750 मेगावाट। और आपसे अगर मैं पूछूं, पिछले साल 2020 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी थी 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री का अभी उद्घाटन किया गया कहां पे? दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो तो आप कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी बनी है? तो याद रखना गुजरात की केवड़िया। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली ऑटोमेटिक कार की अनुमति किस देश ने दे दी है और वो पहला देश बन गया ऐसा करने वाला, तो यूके आंसर होगा इसका। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी होती है और इसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर है। प्रधानमंत्री है ली सीन लूंग। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत की पहली पॉड टैक्सी ये किन स्थानों के बीच में चलेगी? तो आंसर होगा नोएडा एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक। तो देश की पहली पॉड टैक्सी ये चलेगी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में। लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा ये तय करेगी। ये एक ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी है और पहली बार है भारत में तो, लेकिन इस पॉड टैक्सियों का उपयोग पश्चिमी देशों में ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी किया जाता है। काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पे साधन, और इसमें हर कार में 4 से 6 लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ चलेगी? नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी। बाकी आपको याद होगा, भारत में जो पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू हुई है हरियाणा में। कहां से कहां? चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट। और भारत की पहली किसान रेल ये चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक। और भारत की 100वीं किसान रेल शुरू हुई महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन तक। अच्छा, चलिए आप तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत के पहले अभी क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो याद रखना देहरादून में। और उसी तरह से अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत का पहला कवक यानी कि लाइकिन पार्क कहां पर है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। और देश का पहला मॉस गार्डन कहां पे खोला गया? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड में।
और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये गुजरात के अहमदाबाद में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनेगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी श्रम विभाग के सॉलिसिटर चुना गया है? तो आंसर होगा सीमा नंदा को। तो अभी सीमा नंदा को अमेरिका में जो श्रम विभाग है वहां पे सॉलिसिटर चुना गया है। देखो ये नाम आपको याद रखने हैं, और कई नाम हम लोगों ने इस तरह से पढ़ लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका में किसी न किसी पद पर नियुक्त किया गया है, वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है जो कि 46 नंबर के हैं, किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं, 49 नंबर की हैं वो। देखो अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका में पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा जेनेट येलेन। उसी तरह से और नाम मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव का नाम क्या है? क्रिस्टीन वर्मथ है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने थे मैरिक गारलैंड। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने लॉयड ऑस्टिन। वहां के विदेश मंत्री कौन है? एंथोनी ब्लिंकेन है, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। भाव्यालाल का नाम भी आपने सुना होगा। भाव्यालाल, उन्हें नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया था। अच्छा आप तो एक प्रश्न का जवाब दो कि भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर अभी कौन बने थे? वैसे अमेरिका में भारतीय राजदूत तो तरनजीत सिंह संधू हैं, लेकिन अमेरिका ने किसको भी नियुक्त किया ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अच्छा वैसे भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल जिनका कार्यकाल अभी फिर से 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, के वेणुगोपाल उनका नाम है। और इनके बारे में मिलेगा आपको आर्टिकल 76 में। बाकी पवन सिंह, टोक्यो ओलंपिक के लिए ये पहले भारतीय जूरी के रूप में चुना गया था इनको। अशोक कुमार, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने ये। बाकी अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के अध्यक्ष बने ये। चलो एक और प्रश्न का जवाब दो। अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया? बताओ बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। तो हर साल 17 जुलाई को ये वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हैग नीदरलैंड में है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलिए जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज करते हैं फटाफट। तो आप जानते हो 1 जुलाई को 3 डे मनाए गए थे, नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया था। एक सहकारिता मंत्रालय बनाया एक नया। चलिए टाइप करके बताइए कि ये मंत्रालय किसको दिया गया है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। 11 जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया। तो ये डेज हैं जुलाई के, थोड़े से हैं, याद रखना इनको। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ममनून हुसैन का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा पाकिस्तान के। इनका जन्म वैसे तो भारत में हुआ था, आगरा में, लेकिन 1947 में अपने माता पिता के साथ ये पाकिस्तान चले गए थे। और उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति बने थे और इनका भी निधन हो गया। इनका नाम है ममनून हुसैन। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद हो गई, करेंसी पाकिस्तानी रुपया हो गई, और प्रेसिडेंट है RF अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और आपको बता दूं पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक लिखी गई थी। क्या नाम था बुक का? जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन द हिस्ट्री। और इसको किसने लिखा था? इश्तियाक अहमद ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ने। धर्मेंद्र प्रधान आप जानते हो अभी कौन सा मंत्रालय मिल गया इनको? शिक्षा मंत्रालय मिल गया है। और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री तो अर्जुन मुंडा है ही सही। तो अब इन दोनों ने 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है। तो मतलब इसमें 50,000 टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों में किस तरह से नवाचार बढ़ाया जा सके, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ाई जा सके। मतलब हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से भविष्य के लिए तैयार किया जा सके, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत। अच्छा चलिए बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पे बनी थी? ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे, और इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है। और टीचर से आपको याद भी आता होगा, ग्लोबल टीचर अवार्ड ये पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा रणजीत सिंह डिसाले। अभी वैसे वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा सलाहकार भी इनको बनाया था। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की हेल्प जरूर कीजिएगा, ताकि इन वीडियोस को और इम्प्रूव किया जा सके। बिना आपकी मदद के, बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें जितना आपके लिए पॉसिबल हो, जितना आप कर सके, इन्हें सपोर्ट जरूर कीजिए, इन्हें शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, या अगर टेलीग्राम ग्रुप आप यूज करते हैं कोई, तो वहां पे इन वीडियोस के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।